सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार और इसी के साथ मैं प्रयास एजुकेशन हब के इस मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपन लोग जो 2026 का बजट है उसके बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन और हर एक वो पॉइंट देखेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और जो 2026 का बजट है वो पेश करने से पहले मैं आपको कुछ बजट की विशेष बातें बताऊंगा कि प्रथम बार बजट कब जारी किया गया था और बजट को पेश करने वाले भारत के कौन कौन से व्यक्ति हैं, किन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है पुरुषों के अंदर, महिलाओं में सर्वाधिक बार किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, प्रथम बार बजट पेश करने वाले जो अपनी महिला कौन थी, उसके अलावा आजाद भारत और स्वतंत्र भारत का जो बजट है और गणतंत्र भारत का जो बजट है वो किसने पेश किया है, उसके बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। देखिए एक एक करके अपन लोग चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण बजट बिंदु है उसके अंदर भारत का जो सबसे पहला बजट था वो लॉन्च किया गया था 7 अप्रैल 1860 को। 7 अप्रैल 1860 को प्रथम जो बजट पेश किया गया था उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन में जो बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे वो थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे और इनको प्रथम बजट पेश करने के कारण भारत का बजट का जनक के रूप में जाना जाता है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन है, इनको बजट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत का प्रथम बजट जारी किया था। पहला बजट था वो लॉर्ड कैनिंग के समय जारी किया गया था। जो लॉर्ड कैनिंग थे उनके समय थे अपने वित्त मंत्री जेम्स विल्सन। उसके पश्चात हम लोग चर्चा करते हैं आजाद भारत का प्रथम बजट या स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो लॉन्च किया गया था 26 नवंबर 1947 को। उस समय अपने जो वित्त मंत्री थे वो थे आर के शनमुखम चेट्टी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। जो गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो लॉन्च किया गया था 1950 में और ये बजट पेश करते समय जो भारत के वित्त मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। तो दोनों बात ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो पेश किया था वो किया था आर षणमुखम चेट्टी जी वित्त मंत्री थे और जब गणतंत्र भारत था 1950 में लॉन्च किया उस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। उसके पश्चात अपन लोग एक बिंदु पे बात करते हैं ब्लैक बजट। 1900 जो आपके 73 और 74 वाला टाइम है उसको ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ने जो बजट में 550 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था, इसलिए 1973 और 74 के बजट को ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात आप लोग देखते हैं कि सर्वाधिक बार भारत में बजट पेश करने वाले कौन थे, तो उनमें गिना जाता है मोरारजी देसाई, जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार भारत के बजट को पेश किया है। तो क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनमें गिना जाता है मोरारजी देसाई को। उसके पश्चात बजट पेश करने वाली प्रथम महिला पूछे तो वहां आता है इंदिरा गांधी जी, जो कार्यवाहक वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत का बजट पेश किया गया था। ये वो प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत का बजट पेश किया। उसके पश्चात आता है बजट पेश कब किया जाता है। बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, जिसको बजट पेश करने का समय होता है 11 AM, जो 11 बजे का टाइम है जो दिन का, उस समय बजट पेश होता है। पहले 2017 से पहले अगर देखा जाए तो बजट पेश होता था शाम के समय, पहले शाम के समय बजट पेश होता था और अब वर्तमान समय के अंदर जो बजट पेश होता है वो बजट पेश होता है दिन के अंदर 11 बजे। और इस बार का जो बजट पेश किया गया है वो अपनी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है वो बजट है भाई आपके 18वीं जो लोकसभा है, उस 18वीं लोकसभा, इस 18वीं लोकसभा का ये तीसरा बजट है। अगर मैं बात करूं तो कौन सा बजट है, ये 18वीं लोकसभा का तीसरा बजट है। ये 18वीं लोकसभा का क्या है, तीसरा बजट है। इसके पश्चात मैं बात करूं 2017 से पहले जो बजट था वो 28 फरवरी को लॉन्च होता था, 28 फरवरी को जारी किया जाता था। और 2017 की बात में जो अपना बजट है वो हर साल 1 फरवरी को लॉन्च होने लगा है और इससे पहले जो बजट था 2017 से वो 28 फरवरी को जारी किया जाता था। इस संदर्भ में अपन लोग देखें तो जो बजट है उस बजट के बारे में आपको मैंने अभी एक चर्चा की है कि भाई ब्लैक बजट, जो ब्लैक बजट है 1973-74 के बजट को कहते हैं क्योंकि इस समय बजट में क्या देखा गया था, भारी घाटा देखा गया था। तो इस संदर्भ में घाटे का बजट होता है या घाटा क्या, इसके बारे में समझते हैं। जो अपना बजट होता है उसको आगे भी मैं सबसे लास्ट में चर्चा करूंगा इस संदर्भ में। जो बजट होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रथम बजट होता है अधिशेष बजट, जिसको बोला जाता है सरप्लस बजट। एक होता है उसके बाद में घाटे का बजट, जिसको बोला जाता है डिफिशिएंट बजट। और एक तीसरे नंबर पे जो अपना होता है वो होता है संतुलित बजट। जो संतुलित बजट है वो बैलेंस बजट होता है जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन
और अपना एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होता है। तो ये तीन प्रकार के बजट है, इनके अंतिम में भी आपसे चर्चा करूंगा। इसी के साथ जो अपना पहले पार्ट है, जो पहला पेज है, उसका सारा डाटा कंप्लीट है, जो अपने बजट से संदर्भित क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पहले के इतिहास से संदर्भित। सो ये 1 बाय 1 क्वेश्चन है। अब अपन लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। तो देखिए 1 बाय 1 प्रश्न के बारे में कि सबसे लंबी अवधि का जो बजट पेश किया गया था अभी तक, वो था 2020 का बजट, जो था 2 घंटे और 40 मिनट का, जिसको पेश करने वाली अपनी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण। उसके पश्चात जो बजट है उसके संदर्भ में जाने तो बजट एक प्रकार का धन विधेयक है, जिसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद में या पूर्वानुमति के बाद में उसको पेश किया जाता है। और बजट पेश करने के लिए सबसे पहले उसको लोकसभा के अंदर बजट पेश किया जाता है। राष्ट्रपति जैसे उसके ऊपर अनुमति हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी अनुमति दे देते हैं, उसके पश्चात बजट पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर, जिसको आप लोग निम्न सदन के रूप में जानते हैं। तो लोकसभा के अंदर बजट पेश किया जाता है। लोकसभा में बजट पेश करने के बाद में जब लोग बजट है, इस बजट की चर्चा संविधान में कहीं पर भी नहीं। अगर आप बजट शब्द देखोगे तो संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं दिखेगा आपको। संविधान के अंदर केंद्र सरकार के लिए तो अनुच्छेद 112 में दे रखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, और राज्य सरकार के लिए दे रखा है अनुच्छेद 202 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके पश्चात कहीं पर भी, मैंने नोट में दिया कि कहीं पर भी बजट शब्द का उपयोग नहीं है संविधान के अंदर। संविधान के अंदर बजट की जगह आता है जो पिछले जो सामने 1 वर्ष है उसके अंदर अपन लोग कहां कहां कितना कितना खर्चा किस क्षेत्र में करेंगे, किस प्रकार बजट का आवंटन करेंगे। तो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वो जो केंद्र सरकार है उसके लिए होता है भैया आपके अनुच्छेद 112 में, और राज्य सरकार के लिए होता है अनुच्छेद 202 में। उसके पश्चात अपन लोग आते हैं 2026 के बजट के बारे में। जो 2026 का बजट है वो 1 फरवरी 2026 को जारी किया गया। वर्तमान में जो भारत की वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट है वो लगातार अपना 9वां बजट पेश किया है गवर्नमेंट के सामने। जो भारत है उसका 9वां बजट पेश करने वाली, लगातार 9 बजट पेश करने वाली प्रथम महिला निर्मला सीतारमण जी है। प्रथम महिला के बारे में मैंने बताया था इंदिरा गांधी जी थी। उसके पश्चात सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली अगर कोई वित्त मंत्री बनी है तो वो है महिला के रूप में, वो है निर्मला सीतारमण। पुरुष के रूप में बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई 10 बार, जबकि महिला के रूप में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ये 18वीं लोकसभा है, उसका तीसरा बजट है जो 2026 का बजट जारी हुआ है। उसके पश्चात 2017 में इसकी प्रमुख बातें करें बजट की तो 2017 में जो 2017 की साल थी उसमें क्या हुआ था, महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें तो 2017 में 92 साल बाद जो अपना रेल बजट था ना, उस रेल बजट को इस केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। 1924 में हुआ क्या था, 1924 में जो रेलवे बजट था उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, जबकि 2017 के अंदर जो अपना रेल बजट था उसको वापस पुनः 92 साल बाद में किस में ऐड कर दिया गया था, अपने केंद्रीय बजट के अंदर। उसके पश्चात जो भारत का प्रथम पेपरलेस बजट बोले या जिसको डिजिटल बजट बोले वो पेश करने का कार्य किया था निर्मला सीतारमण जी ने, और वो बजट था 2021-22 का बजट, पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट प्रथम भारत का जिसको डिजिटल बजट बोला जाता है, और वो पेश किया गया था अपने निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। 2021-22 का बजट था वो प्रथम पेपरलेस बजट था। इससे पहले डिजिटली बजट पेश नहीं किया जाता था। 2021-22 में प्रथम बार डिजिटल बजट पेश किया गया था, और निर्मला सीतारमण जी ने टेबलेट के थ्रू सबके सामने बजट पेश किया गया था। 2026 का जो बजट पेश किया था उस समय निर्मला सीतारमण जी ने जो साड़ी पहन रखी थी वो थी भाई कांजीवरम साड़ी, कांजीवरम साड़ी। और ये जो कांजीवरम सिल्क साड़ी है ये है तमिलनाडु की, कांजीवरम सिल्क साड़ी। और ये जो साड़ी है ये है तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु राज्य है अपना, इसकी एक साड़ी का प्रकार है जिसको बोलते हैं कांजीवरम सिल्क साड़ी। और वो 2026 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने वो पहन के बजट पेश किया था। इस बार जो साड़ी पहन रखी थी वो थी कांजीवरम साड़ी। उसके पश्चात अभी जो बजट है उसकी प्रमुख बातें हो चुकी हैं। अब अपन लोग 2026 का जो बजट है उसको बाई पीडीएफ पूरा समझेंगे, कहां कहां गवर्नमेंट ने किस किस क्षेत्र में 12 साल में कितना काम किया है। इस बार बजट को शुरुआत करते ही गवर्नमेंट ने पिछले 12 सालों में अपना जो लेखा जोखा है किस किस क्षेत्र में बजट में काम किया है, कितने भारत के जो इकोनॉमी उसको कितना मजबूत बनाया है, और इस मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट ने किस किस क्षेत्र में काम किया है, और किस किस क्षेत्र में काम करने के बाद क्या क्या आउटपुट रहे हैं अपने सामने, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात इस बार 2026 में गवर्नमेंट ने किस किस क्षेत्र में कितना कितना बजट अलॉट किया है, किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या क्या बदलाव किए गए। तो देखते हैं, अब चर्चा करते हैं 2026 के बजट के बारे में। इसमें देखते हैं 2026 का बजट, भारत सरकार का जो 2026 का बजट था उसके संदर्भ में अपन लोग बात करें तो 2026 का जो बजट है भारत का
उसमें सर्वप्रथम जैसे पेज अपन लोग ओपन करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ने अभी बताया कि लगातार गवर्नमेंट पिछले 12 वर्षों से गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में काम कर रही है। जो वर्तमान गवर्नमेंट है पिछले 12 वर्षों से, उसने 12 वर्षों के अंदर भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए जिस जिस क्षेत्र में काम किया उसके लिए मुख्यतः पहलू क्या क्या लक्ष्य रखे उन्होंने। इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपने 7% की जो अपनी उच्च दर हासिल की उसके अंदर भारत ने 4 मुख्य लक्ष्य रखे हैं। पहला रखा है उन्होंने स्थायित्व, जिसको बोलते हैं लोग स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट ने मुख्यतः जो काम किया है वो किया सबसे पहले स्टेबिलिटी पर, स्थायित्व पे। उसके बाद में काम किया राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल जो डिसिप्लिन पे काम किया है। फिर कम मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया है। उसके अलावा संधारणीय वृद्धि मतलब सबका विकास सबका साथ। इन 4 मुख्य लक्ष्यों पे इंडियन गवर्नमेंट ने काम किया है अभी तक इन 12 सालों में। और लक्ष्य के तौर पर अगर लोग देखा जाए तो गवर्नमेंट ने यहां दे रखा है कि आकांक्षाओं को उपलब्धि में रूपांतरित किया है। इंडिया ने जो अपनी डिजायर थी उन डिजायर को किस में कन्वर्ट किया है, उसको उपलब्धियों में या आप लोग अचीवमेंट में कन्वर्ट किया है। और उसी के साथ अगर लोगों में आगे बात करूं, दूसरा यह है कि क्षमताओं को प्रदर्शन में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी है उसको किस में भी प्रदर्शन के अंदर कन्वर्ट किया है, उसको भी करके दिखाया प्रॉपर तरीके से। अपनी क्षमता है कैपेसिटी को उसको किया परफॉर्मेंस में चेंज किया, प्रदर्शन के रूप में दिखाया। उसके पश्चात जो गवर्नमेंट है उसने नीचे दिया हुआ है कि लगभग 7% की उच्च दर नोट की है। 7% का अपने इकोनॉमी के अंदर विकास किया है पिछले इन 12 सालों में। और उन विकास के लिए मुख्यतः जिन जिन क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने काम किया है उनके बारे में देखेंगे। गवर्नमेंट ने महत्वपूर्ण आयात पर, जो अपन लोग आयात करते हैं उसके ऊपर कम निर्भरता की है। दूसरे देशों से अपन लोग जो चीजें खरीदते हैं उनमें अपन लोगों ने जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत जो जितनी चीजें वो भारत की यूज की जाए उसी को कम में लिया जाए, उसके तहत महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता की, कम से कम बाहर की चीजें खरीदी जाए और स्वदेशी भारत को अपनाया जाए। उसी का पश्चात जो दूरगामी संरचनात्मक सुधार है, जो लंबे क्षेत्र के दूरगामी जो सुधार है संरचनात्मक, उन पे काम किया है। जो लंबे समय के लिए अपन लोग लंबे टास्क पे काम करना है जिनसे आगे आने वाले समय पे अपने को अच्छा आउटपुट देखना है, लिए उस पे काम किए। तीसरा जो राजकोषीय विवेक है अपना, जो फिस्कल पेशेंस है, जो राजकोषीय है अपना, जो रेवेन्यू पेशेंस है, उस पे काम किया है कि लगातार सतत रूप से अपने इस इकोनॉमी के अंदर काम करते रहे। पिछले 12 साल में लगभग 7% की उच्च विकास दर जो डेवलपमेंट जो अपना रेशियो है वो पाया है। उसके पश्चात अपन लोग मौद्रिक स्थिरता, जो अपना इन्फ्लेशन है उसको स्टेबल किया है। लगातार जो इन्फ्लेशन है ऊपर नीचे आता जाता रहता है, उसको पिछले 12 साल में गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है। और उसके पश्चात जो सार्वजनिक निवेश है उस पर विशेष जोर दिया है। जो अपना सार्वजनिक है उस क्षेत्र पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने भरपूर जोर दिया है और उसको निरंतर आगे की तरफ बढ़ाया है और भरपूर उस पर जोर दिया है। उसके पश्चात सरकार के कार्यों से नागरिकों को जो लाभ मिले उस पर भी गवर्नमेंट ने खूब जोर दिया है कि सरकार के जो कार्य हैं उनसे ऐसा नहीं हो कि हम पहली सीढ़ी तक ही पहुंच पाए। गवर्नमेंट ने इस हिसाब से काम किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो अंतिम छोर तक बैठा है उस व्यक्ति तक भी प्रत्येक योजना का लाभ मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने सरकार के कार्यों के लाभ जो कार्य हैं से नागरिकों को लाभ पहुंचाया है। और घरेलू विनिर्माण क्षमता, गवर्नमेंट ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विनिर्माण है, आप लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके विनिर्माण की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में बहुत काम किया है कि भाई अधिकतर चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होके अपन लोग ही उन चीजों का क्या निर्माण करना शुरू करें और घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाए। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो अपनी एनर्जी सोर्स है उसको स्टोर करने के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए उस क्षेत्र में भी काम किए। तो मुख्यतः अगर आप लोग देखोगे तो ये पहलू आपको 8 पहलू दिखेंगे। ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता, कम से कम खरीदी जाए, आत्मनिर्भर भारत बने। दूसरा, दूरगामी संरचना सुधार हो। तीसरा जो अपना तीसरा राजकोषीय विवेक हो, जो इन्फ्लेशन है जो अपना रेवेन्यू पेशेंस बने, मौद्रिक स्थिरता, इन्फ्लेशन है उसकी स्टेबिलिटी बने, कम से कम महंगाई देखी जाए या एक स्टेबिलिटी के अनुसार चले। ऐसा नहीं हो कि एक साथ में महंगाई बढ़ी या बहुत ज्यादा क्या हो गया नीचे की तरफ देखा गया इस पैमाने को। सार्वजनिक निवेश है, जो अपना गवर्नमेंट क्षेत्र में जो सेक्टर है उसके अंदर अच्छे से निवेश या इन्वेस्टमेंट किया जाए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक तक हर योजना का जो अंतिम छोर तक बैठा है उस व्यक्ति तक भी सारी सुविधाएं पहुंच पाए। और उसके पश्चात घरेलू विनिर्माण, अधिकतर चीजें हैं उन पे देश खुद ही डिपेंड रहे, दूसरों पे निर्भर नहीं रहना पड़े। अधिकतर चीजों का उत्पादन है या उनको बनाने का कार्य, फॉर्मेशन का काम हम खुद ही करें। और जो एनर्जी स्टोरेज है उस पे भी गवर्नमेंट ने खूब अच्छा काम किया। तो मुख्यतः है अपन ने जो 4 प्रकार के लक्ष्य रखे हैं इन पे काम किया है। इन 4 प्रकार के लक्ष्यों के लिए अपन लोगों ने जैसे 7% की उच्च विकास दर प्राप्त की, उसके लिए 8 प्रमुख पहलू है। और इसके बाद अपन लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में।
फिर आता है जो 2026 का बजट है, उस बजट को क्या नाम दिया गया है, उस बजट को मुख्यतः नाम दिया गया है 2026 के बजट को कि युवा शक्ति को समर्पित बजट के रूप में जाना जाता है। 2026 का बजट गवर्नमेंट ने इसकी थीम दी है कि युवा शक्ति को समर्पित बजट और सरकार का संकल्प। गवर्नमेंट ने मुख्यतः चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, किसान वर्ग हो, चाहे कोई वंचित वर्ग हो किसी योजना से, चाहे शोषित वर्ग हो, चाहे पीड़ित हो या पिछड़े वर्ग में विशेष ध्यान केंद्रित हो, उन सब लोगों पे काम किया है। इस बार 2026 तक के बजट में इन 12 सालों के अंदर गवर्नमेंट ने इन हर पहलू पे काम किया, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे दलित हो, इन हर क्षेत्र पे काम किया है और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया लगातार। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 कर्तव्य रखे। जो भारत की इकोनॉमी है, जो भारत का अर्थशास्त्र है, उस क्षेत्र के अंदर लगातार सतत विकास के लिए गवर्नमेंट ने 3 अपने कर्तव्य रखे। और वो कर्तव्य किस प्रकार रखे? पहला है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। जो अपना आर्थिक विकास है उसको तेज गति से बढ़ाना, लगातार निरंतर उसमें वृद्धि करते जाना। उसके पश्चात हमारे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको डिजायर को किस में कन्वर्ट करना, भी उन डिजायर को प्रॉपर एक एक्शन के रूप में कन्वर्ट करना, उन लोगों को इसके रिजल्ट के बारे में दिखाना कि भी जो लोगों की डिजायर है उसको डिजायर ही नहीं, वो एक एज ए रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट होनी चाहिए। और सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं हो प्रथम जो व्यक्ति है जो ऊपर के छोर पे काम कर लिया जाए और अंतिम छोर का व्यक्ति शेष रह जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे आपके उसके अंदर किसान हो, चाहे शोषित हो, पीड़ित हो, प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का समाधान होना चाहिए। इन क्षेत्रों पे मुख्यतः काम किया है। जो तीनों कर्तव्य उसमें पहला है, जैसे आर्थिक विकास को गति या वृद्धि देने के लिए और तेज बढ़ाने के लिए, जो इंडिया का आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसको तेज करने के लिए उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है, प्रोडक्शन को बढ़ाया है। दूसरा जो कॉम्पिटेटिवनेस है उसको बढ़ाया है कि लगातार कॉम्पिटेटिवनेस रहेगी तो लोग प्रतिस्पर्धा के रूप में आगे बढ़ेंगे और देश के लिए काम करेंगे। दूसरा प्रोडक्शन लिमिट को बढ़ाया अपन ने, उत्पादकता हर क्षेत्र में बढ़ाई है। चाहे उसके लिए अपन लोग जिन भी दूसरे देशों पर निर्भर थे उनमें से अधिकतर चीजें खुद भारत के अंदर आत्मनिर्भर या स्वदेशीता के रूप में बढ़ाना शुरू किया है। दूसरा परिवर्तनशील और वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता, जैसे लगातार अपने आसपास के पड़ोसी देशों में आपने देखा होगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे उसी के साथ में बांग्लादेश हो, म्यांमार हो और नेपाल में पिछले दिनों आपने देखा ये लगातार क्या है, उनके अंदर डेमोक्रेसी में अनस्टेबिलिटी देखी, आपने अस्थिरता देखी है। उस प्रकार भारत के अधिकतर पड़ोसियों को देखा जाए तो वहां पर इकोनॉमी के अंदर उनकी इकोनॉमी बहुत न के बराबर इकोनॉमी रह चुकी है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट उतना नहीं है। जब भी देखा जाए वहां की गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी फेल होती दिखाई देती है। इसके कारण अपने को अपने पड़ोसी देशों के साथ में प्लस अन्य क्षेत्र के जो देश है जो लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं उन क्षेत्र में विकास करने के लिए, क्योंकि वर्तमान में जो भारत देश है वो एक विकासशील देश है, ना कि विकसित। तो भारत को विकासशील देश से विकसित देश के पायदान तक पहुंचने के लिए लगातार सतत और जो विकास क्षेत्र में अग्रसर रहना होगा। इसी प्रकार अपन लोग अगर सतत विकास करेंगे तभी अपन लोग पहुंचेंगे विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में। अभी है अपन लोग विकासशील देश के रूप में गिना जाता है, जो इंडिया है उसको गिना जाता है विकासशील देश के रूप में, जो भारत है वो एज ए विकासशील देश के रूप में गिना जाता है और विकासशील देश के रूप में गिना जाता है। तो अभी जो इंडिया का गवर्नमेंट है तो वो जो भारत है वो विकासशील देश है, उसको अपन लोग विकसित देश के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोगों को लगातार इसमें सतत विकास करना पड़ेगा और इस क्षेत्र में अपन लोग को लगातार आगे बढ़ना होगा। इसी के लिए गवर्नमेंट ने इन तीनों कर्तव्य पे काम करने के लिए मुख्यतः भारत के बजट में जहां जहां कार्य किया है उसमें निरंतर और अनुकूल भविष्योन्मुखी क्षेत्र में काम किया। दूसरा संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखा, जो लगातार इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, जो संरचनात्मकता है उसको लगातार बढ़ाए रखा है, उसमें सुधार किया है। सुदृढ़ और प्रतिरोधी वित्तीय क्षेत्र, अपना जो इकोनॉमिकल जो इंडिया का स्ट्रक्चर है उसको लगातार मजबूत बनाने की कोशिश की है कि लगातार देश है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, दूसरे देशों से आयात है कम से कम करे और भारत खुद एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उभर कर आए। बेहतर शासन हेतु बलवर्धक है और उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा करना, एआई अनुप्रयोगों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी। इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो अपनी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, जो इंटेलिजेंस है अपना, उस क्षेत्र में वर्क किया है लगातार और एआई के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। और लगातार गवर्नमेंट, आप चाहे टेक्नोलॉजी देखो चाहे जो इंटेलिजेंस देखो, उस क्षेत्र में लगातार बजट दे रहा है गवर्नमेंट और बजट के साथ में देश में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अनुप्रयोग है या प्रौद्योगिकी देख लो, चाहे अपनी टेक्नोलॉजी हो, उस क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं। फिर अपन लोग देखते हैं भाई, आपने देखा होगा 2025 के अंदर जो बजट आया था उसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर जो आयकर है या विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन है
उसमें बहुत अच्छी खासी छूट दी थी। जिन छूटों के अंदर आपके आयकर के अंदर जिस व्यक्ति की 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह है या आय है, उसके ऊपर 0% टैक्स अलाउ किया था, जो इनकम टैक्स बोलते हैं, जिसको आयकर बोलते हैं। उसके पश्चात जो आगे वाला था उसको जो पहले आय या टैक्सेशन जिस हिसाब से लगता था उसी प्रकार से टैक्सेशन रखा है। जिस व्यक्ति की जो आय है वो 12 लाख से प्रति वर्ष ज्यादा है, उसके ऊपर जो पहले जो टैक्सेशन लगता था उसी के प्रकार टैक्स लगाया जाएगा। जबकि जिस व्यक्ति की आय 12 लाख या इससे कम है उसके ऊपर 0% टैक्स अलाउ किया जाएगा। तो इस प्रकार गवर्नमेंट ने भारत की सुधार एक्सप्रेस के तहत लगभग 350 सुधार किए हैं। टैक्सेशन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि करती जा रही है अपने क्षेत्र में, और उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है कि जिससे लगातार लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को विकास मिले, हर क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिले। तो गवर्नमेंट ने लगभग 350 प्रकार के सुधार किए हैं, जिसके अंदर चाहे कर क्षेत्र देख लो, चाहे कस्टम ड्यूटी देख लो। लगातार गवर्नमेंट के अंदर जो अपनी कस्टम ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, उस क्षेत्र में भी खूब छूट देने का काम किया है। जो 2026 का बजट है इसमें भी अपन लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट है उसने 2026 के बजट में भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें अपनी जो कुछ मशीनरीज है, जिनके सब पार्ट है, जो कुछ जो पार्ट्स आते हैं जो दूसरे देश से पोर्ट होकर आते हैं, उनके ऊपर अपन ने कस्टम ड्यूटी बहुत कम की है। अधिकतर क्षेत्र में चाहे शिप हो, कोई जहाज हो, चाहे अपना ओवन जैसे बोलते हैं, उसके भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी टैक्सेशन या जो अपन लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क कम किया। उसके पश्चात अब लोग नेक्स्ट पेपर पे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे लगातार किस हिसाब से है। अगले पेज के बारे में जाए तो गवर्नमेंट है उसने अपना जो प्रथम कर्तव्य है, जो अपनी आर्थिक वृद्धि है, इंडिया की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको मजबूत बनाने के लिए जो पहले कर्तव्य के जो स्तंभ रखे वो स्तंभ है 6। जो 6 स्तंभ कौन कौन से रखे उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम स्तंभ में आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, जो इंडिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको रेगुलर बनाए रखना है, उसमें सतत विकास करना है। उसके पश्चात विकास की बुनियाद को मजबूत करना है, जो डेवलपमेंट है उसकी नींव को लगातार मजबूत बनाए रखना है, कभी डगमगा नहीं पाए। इन्फ्लेशन जो अपना इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसको जो स्थिर करने का, स्टेबिलिटी देने का मुख्य कारण यह है कि अगर अपन लोग लगातार विकास की बुनियाद को मजबूत रखेंगे, इंडिया को डेवलपमेंट लगातार होता रहेगा, तो क्या है, इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, मुद्रास्फीति स्थिर बनी रहेगी। जन केंद्रित विकास की जो है गवर्नमेंट और लोगों के मध्य जो जन केंद्रित विकास से उसके ऊपर खूब भागीदारी और खूब जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति वो प्रत्येक योजना से जुड़े और जन केंद्रित लोगों को मध्य रखकर, केंद्र में रखकर हर चीज का विकास किया गया है। विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, जो शासन है उसको इस हिसाब से डेवलपमेंट किया गवर्नमेंट ने कि भी प्रत्येक व्यक्ति का शासन के प्रति विश्वास बने, प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाओं का समाधान हो, ना कि उसके साथ में वाकपटुता या सिर्फ बातों से काम चलाया जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई समस्या रखी और उस पर शासन सिर्फ बातों से काम चला रहा है। जो भी लोगों की आकांक्षाएं हो उन पे काम हो और उनका निवारण हो। तो उसलिए विश्वास आधारित शासन व्यवस्था डेवलपमेंट करना। दूसरा, व्यापार सुगमता। व्यापार सुगमता कैसे, जैसे इस बार के बजट में भी गवर्नमेंट ने कैंसर संबंधी 17 प्रकार की जो मेडिसिन है उन पे भारी छूट रखी है। उनके टैक्सेशन पे छूट देख लो, चाहे उनकी कस्टम पे छूट देख लो, उनके ऊपर कर क्षेत्र में खूब छूट दी है 70 प्रकार की कैंसर की दवाइयों में। उसके अलावा भारत ने बहुत सी कस्टम ड्यूटीज भी कम की है। जो लोग इंडिया में डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे अपने यहाँ पर जो भी डाटा सेंटर के क्षेत्र में इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करना चाह रहा है व्यापार के क्षेत्र में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आने वाले कुछ समय के लिए टैक्सेशन लगभग 2047 तक गवर्नमेंट ने उसको टैक्सेशन की छूट दी है। जो भी यहाँ पर जो अपने सेंटर खोलना चाह रहा है, डाटा सेंटर खोलना चाहेगा, अदर जो भी कंट्री आकर आके डाटा सेंटर खोलेगी या डेवलपमेंट करेगी, उसके लिए 2047 तक इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेशन की छूट दी है, जिसके बारे में अपन लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके पश्चात छठा अपना जो स्तंभ रखा हुआ है राजकोषीय मामले, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे जो अपना 16वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों को गवर्नमेंट ने मान लिया है और लगभग राज्य को 41% का जो बजट है, जो बजट का 41% है, जो टैक्सेशन है उसका 41% राज्यों को देने की मांग को स्वीकार है। और इसी के साथ अपन लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे कि अपना राजकोषीय जो घाटा है, जो वो कितना % रहने के चांसेस है, राजस्व घाटा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अपने मुख्यतः 6 स्तंभ है, इन 6 स्तंभों के लिए अब 1 बाय 1 एक एक की चर्चा करते हैं। प्रथम स्तंभ है आर्थिक वृद्धि बनाए रखना। जो अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है अपनी, वो रेगुलर अपने को बनाए रखनी है। उसके लिए अपन लोगों ने विनिर्माण पर जोर दिया है कि लगातार अपन लोग सतत विनिर्माण हर क्षेत्र के अंदर निर्माण या कार्य नीतिक और अग्रणी क्षेत्र में लगातार
वृद्धि करते रहे, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपना विनिर्माण क्षेत्र है उसको मजबूत करते रहे। उसके अंदर अपन ने लगातार जो वृद्धि की है, उसके अंदर जो अपन लोग मुख्य जो बनने लायक आपके क्वेश्चन उनमें रहता है जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसको अपन लोग ISM भी बोलते हैं, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0 लॉन्च किए। उसी के साथ जो 200 पुराने उद्योग समूह है उसको पुनर्जीवित करने का काम किए। वो 200 औद्योगिक क्षेत्र जिनके अंदर लगातार कमी देखी जा रही थी, उनको दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए उनके अंदर स्कीम लाई गई है। और उसी के साथ अपन लोगों ने 2026 का बजट है, इसमें जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसके लिए अपन लोगों ने खेल कूद के क्षेत्र में भी खूब विकास की है, चाहे खेल कूद के किफायती सामानों के निर्माण के लिए समर्पित पहल शुरू की है। ये मुख्यतः अपने जो पहला विनिर्माण स्ट्रक्चर है, विनिर्माण कार्य नीति और अग्रणी क्षेत्र है उसके क्षेत्र में कार्य है। इसी के साथ आप एक चीज देखना, जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है या अनुसंधान है, खनन है या प्रसंस्करण है, इन क्षेत्र के अंदर भी अपन लोगों ने विनिर्माण के लिए अलग अलग स्कीम रखी है। रेयर अर्थ एलिमेंट हो, चाहे अपन लोग अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में हो, चाहे अपन लोग खनन के हो, चाहे प्रसंस्करण के क्षेत्र में हो, गवर्नमेंट ने लगातार विकास किया है। और लगातार जो पहला कर्तव्य उसके अंदर जो आर्थिक वृद्धि, ये जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसके लिए विनिर्माण और कार्यनीति और अग्रणी क्षेत्र को रखा है। उसके पश्चात अपन लोग अगर चर्चा करें आगे, इसके पश्चात आगे आता है विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए कर सुधार। इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं पहले भी बता रहा था कि 2026 के बजट में बहुत सी जगह कर सुधार किए हैं, कस्टम ड्यूटीज को कम किए हैं, उनके संदर्भ में इसके बारे में देखेंगे भी। जो विनिर्माण क्षेत्र है उसके अंदर आप लोग गौर करना कि भाई जो अपना चमड़ा और वस्त्र पोशाक है, चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर है, या निर्यातकों के संबंध में अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के निर्यात के लिए मौजूदा समय को 6 माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1 वर्ष बढ़ा दिया है। चाहे चमड़ा हो, चाहे वस्त्र पोशाक हो, चमड़ा हो या सिंथेटिक फुटवियर के निर्यातक हैं जो इनको निर्यात करने वाले हैं, उनके संदर्भ में जो अंतिम रूप से तैयार उत्पाद था उसका मूल्य जो समय पहले 6 महीने रखा जाता था उसको गवर्नमेंट ने वर्तमान में 12 महीने कर दिया है। उसके पश्चात जो अपना माइक्रोवेव है, ओवन है कि विनिर्माण में प्रयुक्त जो विनिर्दिष्ट पार्ट पर बेसिक जो सीमा शुल्क है उसको गवर्नमेंट ने वर्तमान में छूट प्रदान की है। जो लोग माइक्रोवेवन यूज करते हैं उसके अंदर जो अपने क्या आता है, विनिर्दिष्ट पार्ट आते हैं या जिनके ऊपर बेसिक सीमा शुल्क लगता है उसको गवर्नमेंट ने छूट दी है। एयरक्राफ्ट विनिर्माण में प्रयुक्त जो कंपोनेंट होते हैं या पार्ट होते हैं उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है, अपन लोग सीमा शुल्क लगाती है इंडियन गवर्नमेंट। आप चाहे कहीं बाहर से कोई भी किसी प्रकार का सामान पोर्ट करो उस पर सीमा शुल्क लगता है, कस्टम ड्यूटीज लगती है। तो जो अपने मुख्यतः एयरक्राफ्ट थे उनके विनिर्माण के लिए जो अपने मुख्यतः प्रयुक्त जो कंपोनेंट है या पार्ट है उन पर क्या है, बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी गई है। उसी के पश्चात आप लोग अगर आगे चर्चा करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भी अपने लंबे समय से जो विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला से जो जुड़े हुए नियमित आयातक को जोखिम प्रणाली से मान्यता दिया जाना। आगे मैं बताऊंगा गवर्नमेंट जो अपने लगातार लंबे समय से जो अपने आयातक बने हुए हैं, जो अपने यहाँ पर गवर्नमेंट के जो यहाँ पर लोगों को अपनी चीजों को आयात करते हैं, जो अपने विश्वसनीय आयातक है उनको कम से कम उनका बारी बारी के अंदर टाइम खराब नहीं हो, कम वेरिफिकेशन करना पड़े या लंबे समय तक उनका समय खराब नहीं हो, इसलिए उनको कुछ जगह छूट दी गई है। उसके पश्चात अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का जो इस्तेमाल कर रहे हैं निर्यातक कार्गो की फैक्ट्री परिसर में जहाज तक जाने के लिए अनापत्ति SJID जो अनापत्ति है वो प्रदान की जाएगी। और उसके पश्चात अगर आप लोग आगे चर्चा करें इसके अंदर जो मुख्यतः इस वाला पेज है, इसके अंदर जो मुख्य जो अपना चमड़ा या वस्त्र उद्योग है उसका जो उत्पाद था उसका 6 माह का कार्यकाल बढ़ाकर वर्तमान में 1 वर्ष कर दिया गया है। और उसी के साथ जो अपना माइक्रोवेव है, ओवन के विनिर्माण के अंदर जो अपने मुख्यतः पार्ट्स यूज होते हैं उनके ऊपर अपने गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज को कम कर दिया है। उसी के पश्चात जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी अपने पार्ट्स यूज होते हैं उनके अंदर भी गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज को कम किया है। उसके पश्चात हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो अपना नेक्स्ट पेज है वो है MSME को चैंपियनशिप के रूप में दिखाना है, चैंपियनशिप रूप के बनाना। जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में जाना जाता है, MSME है, इसको चैंपियंस के रूप में विकास करने में सहायता हेतु त्रिआयामी दृष्टिकोण देने के लिए गवर्नमेंट ने मुख्यतः 3 प्रकार की सहायता प्रदान की है। उसमें प्रथम जो सहायता है वो है इक्विटी सहायता। इक्विटी सहायता के तहत गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ की समर्पित MSME विकास निधि लॉन्च की है। और उसी के साथ जो अपनी 2021 के अंदर आत्मनिर्भर भारत निधि थी उसको 2,000 करोड़ का टॉपअप दिया है, उसके अंदर और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है जो अपनी इक्विटी सहायता थी। दूसरा जो पेशेवर सहायता, जो अपने पेशेवर जो कॉर्पोरेट मित्र हैं क्या है, जो अपने जो पेशेवर सरकार जो पेशेवर स्थानों को जो पेशेवर संस्थानों को मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने Tier 2 और Tier 3 जो सिटीज है उनके अंदर कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने का संकल्प रखा है।
कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने का संकल्प रखा है। जो अपने पेशेवर संस्थान हैं उनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करी है, ध्यान रखना, टीयर 2 टीयर 3 के अंदर कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने की, जिसके तहत क्या किया जाएगा भाई, जो अपने कॉर्पोरेट क्षेत्र के जो लोग हैं जो इसके अंदर लगातार अग्रणी है या कार्य कर रहे हैं, उनको लगातार आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थानों की मदद करेगी। उसके पश्चात अगर अपन लोग इसमें चर्चा करें तो जो अपना कर प्रस्ताव है, कर प्रस्ताव के अंदर भी गवर्नमेंट ने छूट दी है। कैसे? कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की जो वर्तमान मूल्य सीमा को गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया है। जो अपना अपन लोग क्या है, कुरियर जो निर्यात करते थे उसके ऊपर जो 10 लाख जो रुपए जो खेप है, प्रति खेप जो 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा थी उसको गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया है, अब उसको शून्य के रूप में कर दिया है। उसके पश्चात अपन लोग चर्चा करते हैं इसके पश्चात आगे सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर दिया गया है। जो अपना कर्तव्य प्रथम था आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसके लिए जो अपना है सेवा क्षेत्र उसको मजबूत बनाने का कार्य है। ये जो प्रश्न है इसमें आपके आराम से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे या आपके एग्जाम से आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं किस हिसाब से। जो अपना स्वास्थ्य क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर अपन लोगों ने 10 विषय में जो अपने 10 विषय, उन 10 विषयों के संबंध के अंदर स्वास्थ्य पेशेवरों जिनको अपन लोग एएचपी के नाम से जानते हैं के लिए नए संस्थानों का उन्नयन या स्थापना करना। तो जो कितने विषयों के लिए, 10 विषयों के संबंध में स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए क्या करना, नए संस्थानों का उन्नयन करना या स्थापना। ये किया अपन लोग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखभाल या परिवेश के क्षेत्र में देखें तो अपन लोगों ने लगभग 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न जो अपना NSQF है पर आधारित कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिसके तहत अपन लोग लगातार नए लोगों को प्रशिक्षित कर सके और बहुकुशल जो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर सके। उसी के साथ अपन लोगों ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए अपने 5 केंद्रों की स्थापना की है, जो राज्यों को सहायता देने के लिए योजनाएं हो या निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु अपन ने 5 केंद्रों की स्थापना की है। स्थापना में राज्यों को सहायता देने के लिए योजनाओं का डेवलपमेंट किया है। जैसे यहां से क्वेश्चन बनने लायक क्या होगा, जब आपके सामने कंडीशनल क्वेश्चन रखेगा तो यहां से बनता है कि वर्तमान जो 2026 के बजट के अंदर है 15 विषयों में संबंध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए संस्थानों का उन्नयन और स्थापना, पहली कंडीशन ये रख दी। उसके अंदर आपको जब सत्य और असत्य के क्वेश्चन छांटना होता है तो उसके अंदर एडिट क्या करेगा, यहां 10 दिया गया जबकि वहां क्या दे देगा 15 विषयों के क्षेत्र में। जैसे यहां पर अपन लोगों ने 5 केंद्रों की स्थापना की है, जबकि जब आपको कंडीशनल क्वेश्चन और सत्य असत्य छांटना देता है तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ जो सेंटर जो जिनकी स्थापना की है, जो जिनका उन्नयन किया है, उनके संदर्भ में क्या करेगा, अन्य प्रकार के विकल्प दे देगा या अन्य कोई 5 या 10 के अंदर देकर इस हिसाब से कंडीशनल क्वेश्चन सत्य और असत्य के रूप में पूछता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो है चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में 5 केंद्रों की स्थापना की है, 10 विषयों में संबंध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए संस्थानों का उन्नयन किया या स्थापना की है। फिर अपना जो आता है आगे ये ऑरेंज अर्थव्यवस्था, इस बार ये प्रमुख अभी इस पे गौर करना है। ऑरेंज अर्थव्यवस्था क्या है, जो 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 जो महाविद्यालय है उसके अंदर क्या किया है भाई, ऑरेंज अर्थव्यवस्था लॉन्च की है, जिसके अंदर आप लोग एक चीज देख रहे हो एवीजीसी कंटेंट। एवीजीसी कंटेंट ए का मतलब क्या होता है भाई, आपके ए का मतलब होता है एनिमेशन, जो एनिमेशन हो या जो अपना जो विजुअल हो या अपन लोग ग्राफिक्स देख लो या अपन लोग कॉमिक देख लो। गवर्नमेंट लगातार इन स्कूलों के अंदर 15,000 माध्यमिक स्कूल है और जो आपके 500 महाविद्यालय हैं इनमें जाकर जो कंटेंट के क्षेत्र में, अब कंटेंट का मतलब ये तो होता नहीं रील बनाना या हर क्षेत्र के अंदर चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो कंटेंट हो, कंटेंट के रूप में चाहे आप एनिमेशन के क्षेत्र में हो या विजुअल इफेक्ट हो या ग्राफिक्स हो या कॉमिक्स हो। एवीजीसी का जो मुख्य मतलब ही निकल रहा है, जो हम लोग एवीजीसी यहाँ देख रहे हैं, कंटेंट का मतलब एवीजीसी का होगा क्या, एवीजीसी का मतलब है एनिमेशन के क्षेत्र में तो लगातार स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसके थ्रू अगर किसी भी व्यक्ति के पास आप गौर करना, अगर स्किल होगी तो अपने क्षेत्र में जरूर किसी प्रकार का रोजगार ले पाएगा। तो इसलिए एवीजीसी कंटेंट का मतलब है ए का है एनिमेशन, बी का है विजुअल इफेक्ट, जी का है ग्राफिक्स और सी का है कॉमिक। इन चारों क्षेत्रों के अंदर विकास करने के लिए गवर्नमेंट 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 महाविद्यालयों के अंदर एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला की स्थापना करेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनने लायक क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखना भाई। गवर्नमेंट है वो कितने महाविद्यालयों व विद्यालयों के अंदर एवीजीसी कंटेंट की स्थापना करेगी, तो गवर्नमेंट है लगभग 15,000 माध्यमिक जो विद्यालय है उनके अंदर एवीजीसी कंटेंट की स्थापना करेगी, प्लस 500 महाविद्यालयों के अंदर जिसके तहत लोगों को स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाएगी
और कंटेंट के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, उनको स्किल दी जाएगी, किस प्रकार आपसे एक अच्छा प्रोडक्टिव कंटेंट परोस सकते हो दूसरे लोगों को, जिससे लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र वाला जो पार्ट है, वहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है 10 विषयों के से संबंध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए। दूसरा जो अपना NSQF है, उसके अंदर लगभग 1.5 लाख बहु जो कुशल देखभाल कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षित करना है। उसके पश्चात चिकित्सा पर्यटन में कितने केंद्र स्थापित करने की भाई योजनाएं आई हैं, 5 केंद्रों को स्थापित करने की प्रमुख योजना है। जो अपना सेवा क्षेत्र है उसके अंदर बनने लायक प्रमुख क्वेश्चन है, पहला स्वास्थ्य से संबंधित 5 विषयों के संदर्भ में। दूसरा जो अपना स्किल डेवलपमेंट का काम है वो लगभग 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कार्यकर्ताओं के रूप में। चिकित्सा पर्यटन है वो लगभग 5 केंद्र स्थापित कर रहा है उसके अंदर। और जो अपना मेन है वो है ऑरेंज अर्थव्यवस्था, इसके तहत लगभग 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों के अंदर AVGC कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। उसके पश्चात जो खेल कूद है, जो स्पोर्ट्स है, उस क्षेत्र में इंडियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर रही है, एकीकृत प्रतिभा विकास कार्य, जिससे वर्तमान गवर्नमेंट खेलो इंडिया गेम्स के अलग अलग संस्करण का आयोजन करवा रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ले लो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ले लो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स ले लो, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम ले लो, खेलो इंडिया बीच गेम्स ले लो। तो अलग अलग प्रकार के खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन करवा के, और इंडिया जो भारत के अंदर जो निवास करने वाले अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो सबसे नीचे स्तर के स्पोर्ट्स पर्सन हो या एक अच्छे लेवल पे हो, उन सबको लगातार ग्रोथ देने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे गांवों में पहल देने के लिए, छोटे छोटे गांवों में पहुंच के लिए गवर्नमेंट ने एक नई योजना शुरू कर रखी है जिसको बोलते हैं खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स के तहत गवर्नमेंट ने इसमें अलग अलग प्रकार के खेलो इंडिया गेम्स को शुरू कर रखा है, जिसके तहत गवर्नमेंट है वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन करवाती है। विंटर गेम्स के साथ में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन करवाती है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करवाती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स का और खेलो इंडिया बीच गेम्स का। इन अलग अलग प्रकार के गेम्स का गवर्नमेंट आयोजन करवाती है, चाहे यूथ देख लो, यूनिवर्सिटी देख लो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स गेम देख लो, चाहे आपके बीच गेम्स देख लो। तो अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो इसके तहत गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको लगातार उस क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ग्रोथ करने के लिए खेलो इंडिया से परिचित करवा रही है और खेलो इंडिया के क्षेत्र में विकास कर रही है। उसके पश्चात अपन लोग देखते हैं आगे जो अपना है वो है आगे है शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट लगातार जो विकास कर रही है। उनके अंदर मुख्य देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 2026 का बजट है उसमें शिक्षा, बड़े औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक गलियारे के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास करने के लिए जो विकास कर रही है, जिसके अंदर 5 विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बोल दो जो उनके क्षेत्र में टाउनशिप का विकास कर रही है। दूसरा, प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा जो SCEM जो स्टीम बोलते हैं लोग, स्टीम के अंदर जो महिला छात्रावास की स्थापना करने के लिए क्या है, लगातार जो अपने क्षेत्र हैं जिनके अंदर अपन लोग देखें प्रत्येक जिला है उसके अंदर जो स्टीम संस्थानों के अंदर महिलाओं के लिए क्या है, छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उसके पश्चात अपन लोग पर्यटन में देखें तो गवर्नमेंट है जो बजट के अंदर जो पर्यटन क्षेत्र है उसके अंदर विकास के लिए 20 विशेष पर्यटन स्थलों के अंदर 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम लॉन्च की है। जो पायलट स्कीम है पर्यटन क्षेत्र में बनने लायक मुख्य क्वेश्चन है। पायलट स्कीम के तहत 10,000 जो अपने गाइडों को कौशल विकास जो विकास के लिए या कौशल जो 10,000 गाइडों के विकास हेतु या विकास के लिए पायलट स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 20 विशेष पर्यटन स्थलों में सुधार के लिए स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम। उसके पश्चात अगर आगे इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो गवर्नमेंट है उसने सेवा क्षेत्र को बल देने के लिए कर सुधार भी किया लगातार। जो IT सेवाओं के लिए जो अपना क्षेत्र है IT सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सुरक्षित हार्बर सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए का कर दी है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो अपना हार्बर सीमा है उसको 300 करोड़ से बढ़ाकर वर्तमान में 2,000 करोड़ कर दी है। उसके पश्चात अगर आप लोग देखें आगे जो मैं चर्चा कर रहा था कि अगर कोई अदर कंट्री या विदेशी कंपनी अपने यहां पर आके क्लाउड सेवाएं देना चाहेगी तो उसको 2047 तक वर्ष 2047 तक उसको कर क्षेत्र के अंदर विशेष छूट दी जाएगी। जैसे भारत आधारित जो डेटा सेंटर सेवाओं के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक राहत का प्रावधान। अगर कोई कंपनी विदेशी कंपनी यहां पर आकर क्लाउड डेटा सेंटर ओपन करती है तो उसको 2047 तक कर के क्षेत्र में विशेष छूट दी जाएगी। और उसके पश्चात अब लोग आगे नेक्स्ट पेज पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अपन लोग जो वित्तीय क्षेत्र है उस वित्तीय क्षेत्र में अपन लोगों ने किस प्रकार से काम किया है। जो अपना वित्तीय क्षेत्र है उसके अंदर भारत के अगले विकास चरण के अनुरूप विकसित भारत
के लिए गवर्नमेंट ने बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। जो भारत है उस भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत के पहलू में या विकसित भारत के क्षेत्र में ले जाने के लिए, भारत को विकासशील से विकसित भारत बनाने के लिए बैंकिंग सेक्टर में उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है कि जिससे लगातार अपन लोग अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ बनाए रखें और इकोनॉमी में डेवलपमेंट करते रहें और इकोनॉमिकल जो अपनी ग्रोथ है उसको मजबूत बना सके। तो गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ से अधिक के जो म्यूनिसिपल ब्रांड्स के एकल जो निर्गम के लिए 100 करोड़ का जो प्रोत्साहन दिए है। अमृत के तहत वर्तमान योजनाएं जारी रहेगी। उसके पश्चात जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो अपनी एक महारत्न कंपनी है, और रूरल ग्रामीण विद्युत निगम कॉर्पोरेशन का है, इन दोनों का पुनर्गठन किया है, जो दोनों की दोनों अपनी क्या है महारत्न कंपनियों के रूप में जानी जाती है। उसके पश्चात हम लोग वित्तीय क्षेत्र के कर प्रस्ताव, ये भी प्रमुख पॉइंट है, ध्यान रखना। जो आजकल अपन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के क्षेत्र में, जो शेयर मार्केट के अंदर, उसके अंदर एक चीज होती है फ्यूचर्स पर एसटीटी। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको बोला जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे फ्यूचर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो या कहीं पर भी करो, उसमें जो एसटीटी था वो 0.02% से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने एसटीटी पर 0.05% कर दिया। इसका मतलब आप अगर किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे ट्रेडिंग से संबंधित हो चाहे शेयर से संबंधित हो, तो उस पे जो आपके फ्यूचर्स पे एसटीटी लगती थी, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था आपके प्रत्येक शेयर पे, उसको 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। और जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे शेयर मार्केट के क्षेत्र में, उस ऑप्शन जो प्रीमियम था और ऑप्शन के जो चयन पर एसटीटी की दर थी, जो अपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था, उसको 0.1 और 0.125 की दर से बढ़ाकर 0.15% के रूप में कर दिया है लगातार गवर्नमेंट ने। मतलब अभी गवर्नमेंट ने जो बजट में जो महंगाई की है वो की है मुख्यतः आपके जो आप लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र में लगातार जो अपन शेयर खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं, तो उनके लिए जो अपन लोगों को एसटीटी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है अपने शेयरों के लिए। उसके अंदर जो अपना फ्यूचर्स पे एसटीटी लगती है वो लगती है 0.02%, उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने वर्तमान में 0.05% कर दिया है। और उसके पश्चात जो ऑप्शन प्रीमियर और ऑप्शन के चयन पर जो एसटीटी की दर क्रमशः 0.1% और 0.125 से बढ़ाकर 0.15 कर दिया है। इसको जो 0.1 और 0.125 थी, इसको बढ़ाकर एसएसटी को जो अपना ऑप्शन प्रीमियम है उसको कितना कर दिया 0.15%। इसके पश्चात अब लोग अगले पेज पे चर्चा करते हैं भी, जो अपना मुख्यतः कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में गवर्नमेंट ने जो अपने आर्थिक जो अपनी वृद्धि है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसके क्षेत्र में क्या क्या काम किया देखना। इसमें बनने वाले क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे अपन लोग मुख्यतः कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे उत्पादन, जो भारत ने क्या है, भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम के लिए, भारतीय काजू बोल दो या कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना और भारतीय काजू एवं कोको कार्यक्रम शुरू किए। जो अपनी मसालों के रूप में जानते हैं अपन लोग या ड्राई फ्रूट के रूप में काजू जानते हैं, उनको क्या है लगातार भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें अपन लोग लगातार नारियल के उत्पादन में या प्रोडक्शन में वृद्धि करें। और दूसरा भारतीय काजू एवं कोको के कार्यक्रम शुरू किए, भारतीय काजू एवं कोको कार्यक्रम। उस पश्चात जो चंदन है, जो अपनी चंदन है, उसमें सेकेंडरी खेती और कटाई उपरांत प्रसंस्करण के लिए देखा गया है। और भारत विस्तार के अंदर दिया गया जो इंडिया का जो विस्तार है जो लगातार बढ़ रहा है, उसके क्षेत्र में एआई प्रणाली के साथ कृषि पद्धतियों के संबंध में एग्रीस्टेक पोर्टल और आईसीआर पैकेज की को एकीकृत करना। देखना भाई, ये मुख्य बात है। जो अपनी एआई प्रणाली है, इस एआई प्रणाली के क्षेत्र द्वारा जो अपना कृषि पद्धतियां हैं, इनके क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। एक तो एग्रीस्टेक पोर्टल लॉन्च किया, आप गौर से देखना, जो पोर्टल लॉन्च किया है वो एग्रीस्टेक, एक तो एग्रीस्टेक पोर्टल लॉन्च किया है। और उसी के साथ में एआई पैकेज को एकीकृत किया है। जो अपना एआई पैकेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको एग्रीस्टेक पोर्टल के साथ में क्या किया है, एकीकृत किया है।
उसके पश्चात अपन लोग देखेंगे गवर्नमेंट लगातार कर प्रस्ताव या टैक्सेशन के रूप में लगातार छूट देती जा रही है, चाहे उसके अंदर आप लोग मत्स्य पालन या मछली पालन से देख लो, चाहे उसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी आप देख सकते हो। लगातार आयकर के रूप में भी गवर्नमेंट पिछले 2025-26 के बजट में अपने को छूट दी थी। जो भी 12 लाख रुपए के करीब जिनकी तनख्वाह थी या आय थी, उनको 0% टैक्स लगा, उनको सारी पूर्ण रूप से छूट दी गई। और 12 लाख से ऊपर जिनकी तनख्वाह है, उनके पहले जिस हिसाब से टैक्सेशन होता था उसी के अनुरूप वापस टैक्स लगाया जा रहा है। अब अपन लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज की चर्चा करते हैं। देखना, यह आता अपना विकास के आधारों का सुदृढ़ीकरण। जो अपना विकास है, जो अपनी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जो अपना ग्रोथ है, उसके आधारों का सुदृढ़ीकरण करना या उसका मजबूत बनाना, उन क्षेत्र में अपन लोगों ने कैसे काम किया। देखना, पहला काम किया अवसंरचना पे। अवसंरचना पे कैसे काम किया है, जो 5 लाख की आबादी वाली, 5 लाख की जनसंख्या से अधिक आबादी वाली जो टीयर 2 टीयर 3 है, उसमें अवसंरचना के विकास पे ध्यान देना। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, उसको लगातार बढ़ाना और उस क्षेत्र में विकास करना है। दूसरा, जो पब्लिक कैपेक्स था, जो फाइनेंशियल ईयर 2015 के अंदर 2 लाख करोड़ के करीब था, वो फाइनेंशियल ईयर 2027 के करीब कितना रहने का अनुमान है, 12.2 लाख करोड़ जो पब्लिक कैपेक्स है। उसके पश्चात अपन लोग चर्चा करते हैं जो सार्वजनिक, जो पब्लिक अवसंरचना है, वो बड़े पैमाने पर मजबूत या बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु गवर्नमेंट ने 4 प्रकार की पहले शुरू की है। उनके बारे में देखना, एक की है एनवीआईटी या INVIT, एक गवर्नमेंट ने पहल शुरू की है REIT, और उसके पश्चात 2 अन्य की बात करूं तो एक स्टार्ट की है NIIF और एक शुरू की है NABFID। ये 4 प्रकार की गवर्नमेंट ने पहल शुरू की है। जो पब्लिक सेक्टर है या जो सार्वजनिक संरचना को मजबूत या बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु गवर्नमेंट ने 4 प्रकार की पहल शुरू की है, NIIF, NABFID या उसके पश्चात INVTI, या एक और बात करें तो आप लोग REIT। 4 प्रकार की गवर्नमेंट ने पहल शुरू की है। उसके पश्चात आप लोग चर्चा करते हैं आगे। एक चीज यहां नीचे देखना, जो अपने प्रचुर खनिज है, जो प्रचुर खनिज वाले इलाकों, औद्योगिक केंद्रों को और पतनों को जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया। ध्यान रखना भी इस चीज को, जो अपने प्रचुर खनिज देख लो या प्रचुर खनिजों वाले इलाके देख लो या औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल जो एरिया है, या जो पतनों को जोड़ने के लिए, इन तीनों को क्या है, खनिजों के इलाकों प्लस औद्योगिक क्षेत्र को प्लस पतनों को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने 20 नए राष्ट्रीय राजमार्गों को चालू करना है। मुख्यतः अपनी किस प्रकार की विकास के आधारों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 20 प्रकार के प्रमुख खनिज इलाकों और औद्योगिक केंद्रों और पतनों को जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय राजमार्गों को चालू करना है। उसके पश्चात अब लोग चर्चा करते हैं आगे। जो अपना दीर्घवर्दी ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है, जो लगातार अपन लोग इकोनॉमी के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, अपने को लंबे समय तक, लंबी अवधि के लिए जो विकास करना है, उस क्षेत्र में विकास के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, किस प्रकार की है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। देखना, जो 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर उपभोग और भंडारण है, उसको अपनाने की स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। जो अपना कार्बन स्टॉक है या जो कार्बन कैप्चर उपभोग है, उसके भंडारण को अपनाने के लिए अपन ने जो अपना CCS है, जिसको बोलते हैं अपन लोग CCUS है, अपनाने की स्कीम रखी है। जो 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में अपन लोग जो कार्बन स्टॉक है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। और लगातार जो अपनी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में प्रयोग किए जाने के लिए जो लिथियम आयन सेल बैटरियों के विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों के लिए BCD छूट। अपन लोग जो बैटरी यूज करते हैं उसके अंदर लिथियम आयन आता है, तो लिथियम आयनों के अंदर जो BCD होता है, उन BCD छूट के जो अपने सामान होते हैं, तो बैटरी के विनिर्माण में जो कलपुर्जे यूज होते हैं, उसके विनिर्माण में लिथियम की आयन सेल बैटरियों के विनिर्माण में जो कलपुर्जे यूज होते हैं में प्रयुक्त जो पूंजीगत सामानों के BCD छूट दी है। उसी के पश्चात अगर आप लोग देखोगे तो वर्ष 2035 तक जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, जितनी भी अपन लोग नाभिकीय हैं परियोजना है, उनके संदर्भ में अपेक्षित सामानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क, मैंने बोला था इस बार गवर्नमेंट ने बहुत क्षेत्रों के अंदर कस्टम ड्यूटीज में छूट दी है। उनके अंदर चाहे आप नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो अपेक्षित सामानों के आयात पर जो बेसिक सीमा शुल्क है, उसमें रियायत का विस्तार करना, और यह सुविधा अभी नाभिकीय संयंत्रों के लिए उनकी क्षमता के निरपेक्ष लागू करना है। उसके पश्चात अब लोग चर्चा करेंगे 2.3 के अंदर। 2.3 के अंदर जो अपना एक ऊपर भी देखना भाई,
भारत में जो महत्वपूर्ण खनिजों की जो प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित पूंजी सामानों के लिए आयात में भी बीसीडी छूट दिया गवर्नमेंट ने। जो अपन लोग क्या है प्रोसेसिंग के लिए, महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जो अपेक्षित पूंजीगत सामानों के आयात करते हैं उसमें भी गवर्नमेंट ने बीसीडी छूट रखी है। उसके पश्चात जो सोलर ग्लास के विनिर्माण में, उनको विनिर्माण करने में जो प्रयुक्त सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर भी क्या है बीसीडी में छोड़ दिया। अपन लोग जो बीसीडी होती है अपनी कस्टम ड्यूटीज होती है उसके अंदर छोड़ दिया, सीमा शुल्क के अंदर। ये जो इतने क्षेत्र आपको देख रहे हैं, इनके चाहे बैटरी में लिथियम आयन हो, चाहे नाभिकीय ऊर्जा परियोजना हो, चाहे सोलर ग्लास हो, चाहे भारत की महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में हो, चाहे बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय पदार्थ हो, इन सब क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने मुख्यतः जो आपके बैटरी ऊर्जा भंडारण हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, सोलर ग्लास हो या महत्वपूर्ण खनिजों से संदर्भित जो अपनी चीजें जो अपन लोग बाहर से आयात करके मंगवाते हैं उनके ऊपर बीसीडी जो अपना मुख्यतः कस्टम ड्यूटीज है उनके रूप में छूटती है। उसके पश्चात अपन लोग आगे चर्चा करते हैं। मेन बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से भी, जो शहरीकरण या शहरी आर्थिक क्षेत्र है उसके अंदर अपने जो मुख्यतः ग्रोथ करने वाले जो एरिया हैं, जो अपने मुख्यतः क्या है वर्दी संयोजक शहर हैं जिनके अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, उन शहरों के अंदर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर खोले जाएंगे। ध्यान करना, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसके अंदर मुख्यतः पहला मुंबई पुणे, मुंबई पुणे के बाद में पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, जो मुख्यतः ये 6-7 प्रकार के हाई स्पीड कॉरिडोर की योजना है, इस पे विकास किया जाएगा, इनके क्षेत्र में काम किया जाएगा। टीयर 2 टीयर 3 शहरों तथा दीर्घ नगरों पर फोकस रखा जाएगा और सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने की शहरों की क्षमता को बढ़ाना ये अपना मुख्य लक्ष्य इस बार का। गवर्नमेंट जो अपने लक्ष्य रख रही है, जो अपने जो मुख्यतः 6 स्तंभ रखे हैं जिन पे काम कर रही है, उन 6 स्तंभों के अंदर जो अपना स्तंभ है दूसरा, उस स्तंभ के अंदर अपन लोग देख रहे हैं कि वर्दी संयोजक शहरों के अंदर 7 प्रकार के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की क्या किया जाएगा, रेल कॉरिडोर का जो यात्री है उन रेल कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना, जिनमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन से हैं, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 7 कॉरिडोर आपको ध्यान रखने। अगर पूछ लिया कि गवर्नमेंट है वर्दी संयोजक शहरों के बीच में कितने हाई स्पीड कॉरिडोर का विकास कर रही है, तो कितनी 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विकास कर रही है। उसके पश्चात अपन लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो अपना जन केंद्रित विकास है, जिसमें जन केंद्र में जो अपना मुख्यतः लोगों को केंद्र में रखकर, अपने नागरिकों को केंद्र में रखकर विकास किया जा रहा है, उसके संदर्भ में देखते हैं कोई महत्वपूर्ण बनने लायक जो अपना क्वेश्चन है। जो अपनी जन केंद्रित विकास है उसके अंदर, अब मैंने पहले बताया था 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कर्ताओं को प्रशिक्षित करना है, ठीक है। उसके पश्चात अगर अपन लोग आगे देखना चाहिए श्रेणी के अंदर, तो अपन लोग इसमें देखेंगे कि उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना करना और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को जो स्तरोन्नत करना। लगातार जो अपनी उत्तर पूर्वी भारत है, जो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य है, उनके डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट लगातार बजट जारी कर रही है। तो उसके लिए वहां पर निम्स 2 की स्थापना करना और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को जो स्तरोन्नत करना है मुख्य उद्देश्य। जो अपना तीसरा केंद्रीय जो जन केंद्रीय विकास है, मैंने बोला था जो अपना प्रथम कर्तव्य है आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसके लिए अपन लोगों ने 6 प्रकार के स्तंभ रखे। 6 प्रकार के स्तंभ जो अपन लोग शुरू से लेके चले थे, उसमें जो तीसरा स्तंभ हुआ जन केंद्रित विकास है। उस क्षेत्र में 1 बाय 1 जो मुख्य चीजें हैं, अपन ने उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना की है और दूसरा अपन ने 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। उसके पश्चात विश्वास आधारित शासन, जो जनता है, जो नागरिक है, उनका शासन के प्रति विश्वास बढ़े, इसलिए हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर प्रॉपर्ली काम किया जा रहा है कि इस हिसाब से लोगों के सामने ऐसा नहीं रहे कि लोग आकांक्षाएं लेकर आए, अपनी डिजायर लेकर आए, उन पे काम नहीं हो, सिर्फ वाकपटुता या बोलने मात्र ही चीजें रह जाएं, उन पे काम भी किया जाए और लोगों के लिए समाधान भी हो। तो उन क्षेत्र में अपन लोग देखें तो मुख्यतः इस बारे में बात करें तो टीयर 2 और टीयर 3 जो प्राधिकृत आर्थिक और जो ऑपरेटरों के लिए ड्यूटी जो डेफरल अवधि थी वो 15 दिन से बढ़ाकर वर्तमान में कितने दिन कर दी है, 30 दिन कर दी है। जो अपने क्या है टीयर 2 टीयर 3 में जो प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर थे उनकी जो अवधि या ड्यूटी और रेफरल अवधि थी वो 15 दिन से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 30 दिन। और एक जो अपना जो सीमा शुल्क था, जो कस्टम ड्यूटी पर जो बाध्यकारी उन्नत नियमन थे कि वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दी है, 5 वर्ष कर दिया है। जो बाध्यकारी उन्नत नियमन था उसकी वैधता को 3 साल से बढ़ाकर इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज पे कितना कर दिया है, 5 साल। उसके पश्चात हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। फिर आता है व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता। जो अपना प्रथम कर्तव्य था उस प्रथम कर्तव्य के अंदर जो अपने 6 प्रकार के स्तंभ लेके चले थे उसमें 5वां स्तंभ है व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता।
इसमें बनने लायक जो प्रमुख क्वेश्चन है उनके बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका इस वाले में जो देखते हैं वो गवर्नमेंट ने 17 प्रकार के कैंसर है उन कैंसर रोगियों के लिए जो 17 ड्रग्स या दवाइयों पर भी जो बीसीडी होती है, जो अपना बीसीडी लगता है, जो अपना कस्टम ड्यूटीज लगता है, जो टैक्स लगता है, उसके अंदर भारी छूट दी गई है। जो अपने 17 प्रकार के ड्रग्स है कैंसर से संबंधित, मेन क्वेश्चन यहां से बनने लायक है। जो कैंसर रोगियों के लिए 17 ड्रग्स या दवाइयों पर बीसीडी में विशेष छूट दी गई है। उसके पश्चात अपन लोग आगे चर्चा करें तो गवर्नमेंट ने एक चीज कहा है कि जो विवाद के निपटान के इच्छुक ईमानदार जो करदाता है उनको दंड नहीं दिया जाएगा। दंड के बजाय अगर वो अतिरिक्त राशि का भुगतान कर देंगे तो उनके वो जो मामला है वहीं का वहीं क्या कर दिया जाएगा, उस मामले को बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी करदाता है, जो ईमानदार करदाता के रूप में जो ईमानदार करदाता है, वो अगर उनको दंड देने के स्थान पर एक अतिरिक्त छूट दिए कि आप अपना जो भी भुगतान राशि थी, जो अतिरिक्त भुगतान राशि है उसको पेड करो, उसके बाद में अपने ऊपर जो मामला था या जो उसको बंद कर सकेंगे। जिनके भी जो लोग क्या करते हैं टैक्सेशन को नहीं पे कर पाते, तो उन करदाताओं के लिए, ईमानदार जो करदाता है उनके विवाद को निपटाने के लिए अपन ने क्या किया है, अतिरिक्त राशि को भुगतान कर मामलों को बंद करने का विकल्प दिया है कि आप किसी प्रकार का दंडनीय अपराध नहीं, जो दंडनीय आपको नहीं दिया जाएगा या किसी प्रकार का आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके पश्चात अपन लोग अगर इसमें चर्चा करना चाहिए तो इसके अंदर मुख्यतः जो बनने लायक क्वेश्चन है वो यही है कि पहला तो ये जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो अपनी 17 प्रकार की कैंसर से संबंधित ड्रग्स है उस पर विशेष छूट दी गई है इसके अंदर। और आगे अपन लोग चर्चा करना चाहिए इसके अंदर तो भाई मुख्य तो ये रहा। और उसके बाद में बात करें तो विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की जो बिक्री पर जो टीसीएस दर को बिना किसी धनराशि के निर्धारण के 5% और 20% से घटाकर 2% कर दिया जाएगा। जो अपना टीसीएस है, जो अपना विदेशी पर्यटन पैकेज है, उसमें टीसीएस दर को बिना किसी धनराशि के निर्धारण के 5% और 20% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया जाएगा, 2% कर दिया जाएगा। और उसी के साथ जो उदारीकृत है, जो उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया जाएगा। जो अपना उदारीकृत धन है, जो उस क्षेत्र के अंदर उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत जो अपनी योजना है उदारीकृत धन प्रेषण, उसके तहत जो शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जो टीसीएस है को 5% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया जाएगा, 2% कर दिया जाएगा। तो ये मुख्य बात है। दूसरा, जो अपनी जनशक्ति सेवाओं की प्रदायगी पर टीसीएस को जो टीडीएस है सॉरी उस टीडीएस को या तो 1 या 2% रखा जाएगा। जो अपना टीडीएस होता है उस टीडीएस को जनशक्ति सेवाओं की प्रदायगी पर जो टीडीएस होता है उसको 1% या 2% रखा जाएगा। ये प्रमुख बिंदु है। पहली बात, जो अपना टीसीएस है, जो विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर जो टीजीएस दर है उस राशि को 5% और 20% से घटाकर कितना परसेंट किया जाएगा, 2%। दूसरा, उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत जो अपने अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्य के लिए जो टीसीएस है उसको 5% से घटाकर कितना किया जाएगा, 2%। और जनशक्ति सेवाओं की प्रदायगी पर जो टीडीएस है को 1% या 2% रखा जाएगा। उसके पश्चात हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। यह पड़ा है राजकोषीय मामले। राजकोषीय मामले है, इसके बारे में देखेंगे। जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो 16वां वित्त आयोग है, जिस 16वें वित्त आयोग के आप लोग अध्यक्ष जानते हैं, अध्यक्ष देखते हैं अरविंद पनगड़िया जी है। 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी। तो जो 16वां वित्त आयोग था, इसने सरकार ने जो 41% वितरण के ऊर्ध्वगामी हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को मान लिया कि जो गवर्नमेंट है वो राज्यों क्षेत्रों के अंदर जो अंतरण करती है कर क्षेत्र का, उसका जो 41% जो वितरण है उसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है 16वें वित्त आयोग को। और बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है कि जो गवर्नमेंट है वो जो 41% जो कर क्षेत्र जो शेयर दिया जाता है राज्य सरकार को या राज्यों के अंदर जो बांटा जाता है, उस 41% जो वितरण है उसके ऊर्ध्वगामी हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर ली है इंडियन जो गवर्नमेंट है अपनी। और जो 16वां वित्त आयोग है, जो अपना फाइनेंस कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं। उसके पश्चात जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2026 से इसके बजट से बनता है, क्योंकि अपना जो राजकोषीय समेकन है उस राजकोषीय समेकन में एक मुख्य बिंदु की बात की जाती है राजकोषीय घाटे की। 2025-26 का बजट था उसमें अपन लोग जो राजकोषीय घाटे या जो जीडीपी जो राजकोषीय घाटे की बात की थी, जो जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान था और लगभग इसी के बराबर जो अपना अनुमान सटीक बैठा है। लगभग जो जीडीपी का 2025-26 का घाटा था वो 4.4% रहा है। और मेन बात,
अपन ने जो 2026 के लिए 2026-27 के लिए 2026-27 के लिए अपन ने जो राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है कि 2026-27 के लिए क्या राजकोषीय घाटा रहेगा, उसके संदर्भ में देखते हैं। जो अपना 2026 और 27 के लिए अपन लोगों ने जो अनुमान लगाया राजकोषीय घाटा का, वो कुल जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। अपन ने 2025-26 में अनुमान लगाया था कि भी जो जीडीपी है उसका जो राजकोषीय घाटा वो 4.4% रहने का अनुमान है और लगभग इसी के बराबर रहा है। और इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अपना राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो लगभग अपनी जो जीडीपी है उसका कितना रहने का अनुमान है, 4.3% रहने का अनुमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रख लेना कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है, जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। उसके पश्चात अपन लोग अगर एक बात करें, जो 2026-27 का बजट है, इस जो 26-27 के बजट के अंदर जो अपना बजट टोटल पास हुआ है वो है लगभग 53.4 लाख करोड़ का। जो अपना राजस्व है, जो अपना राजस्व प्राप्ति है, रेवेन्यू कलेक्शन है, या जो प्रभावी पूंजीगत अपना जो कलेक्शन है, ठीक है, जो अपना प्रभावी पूंजीगत कलेक्शन देख लो, या अपना जो राजस्व है, जो अपना प्राप्तियां हैं, वो लगभग अपनी रही हैं दोनों मिलाकर 53.4 लाख करोड़। जो अपना 2026-27 का बजट है वो कुल 53.4 लाख करोड़ का है। उस बजट का जो अपना राजकोषीय घाटा है वो कितना रहने का अनुमान है, 4.3% रहने का अनुमान है 26-27 का। और जो अपन ने 2025-26 के बजट के संदर्भ में देखा था कि जो राजकोषीय घाटा वो कितना रहने का अनुमान था, 4.4%, जो लगभग सटीक सा ही बैठा है। उसके पश्चात अपन लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट, जो अपनी घाटे की प्रवृत्ति है। देखो, जो आपने ऊपर देखा है जीडीपी के अंदर जो 4.3% आपने राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है, उस 4.3 जो राजकोषीय घाटा है, घाटे की प्रवृत्ति, अपन लोग अगर 2000 जो फिजिकल डिफिसिट है उसमें अगर अपन लोग देखना चाहे 2022-23 की, तो उसमें अपना फिजिकल डिफिसिट था टोटल जीडीपी का 6.50%। कितना था, 6.50%। जो 2026-27 के अंदर कितना रहने का अनुमान है, लगभग 4.3% जीडीपी का रहने का अनुमान है। 2025-26 ने अनुमान लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वो 4.4% रहेगी। और इस बार 2026-27 के बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है, 4.3% रहने का अनुमान है। जो 6.50 जो अपनी प्रतिशत है, जो 6.50 2022-23 के बजट के अंदर कुल जीडीपी का 6.50% था, वो 2026-27 में घटकर कितना रहने का अनुपात है, जो 4.3% रहने का अनुमान है कुल जीडीपी का। अब आप लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज। इसमें ध्यान रखना भाई, 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष प्लस गवर्नमेंट ने जो सेंटर क्षेत्र के जो अपने गवर्नमेंट है उसने राज्य को अपने कर क्षेत्र का कितना प्रतिशत रहने का वितरण रहने का जो अनुमान लगाया है वो बताया है। 41% वितरण के उधर हुए हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो स्टेट गवर्नमेंट को जो अपना बजट का वितरण करती है उसमें कितना प्रतिशत रहने को स्वीकार किया, 41% वितरण को स्वीकार किया है। वर्तमान में जो 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है अरविंद जी पनगड़िया। उसी के साथ राजकोषीय घाटा है वो 2026-27 के अंदर 4.3% रहने का अनुमान है। और जो अपना इस बार का कुल बजट है वो है लगभग 53.4 लाख करोड़ का बजट है 2026-27 का। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। अब आता है बात रुपया कहां से आता है। जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट हर साल बजट जारी करती है उस बजट के लिए जो कुल रुपया है वो कहां से आता है। दूसरी बात, वो रुपया कहां जाता है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जो गवर्नमेंट के पास में जो वर्तमान समय में कुल बजट है, इस बार जो बजट है वो कुल बजट कितना है, कुल बजट की बात तो कुल बजट है 53.4 लाख करोड़। इसे 4 लाख करोड़ है, 53.4 लाख करोड़, ये आया कहां से बजट का रुपया। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो बजट का जो अधिकतर भाग है वो तो अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, उधार के रूप में लेती है या अन्य किसी देश से उधार लेती है। अपना जो बोरोविंग्स है एंड लाइबिलिटीज है, जो अपना उधार है वो है लगभग 24%। इस बार का बजट का जो 24% भाग आया है 53.4 लाख करोड़ का, वो उसका 24% भाग तो उधार से आया है। इंडियन गवर्नमेंट में आप देखोगे जो बजट जारी करती है उसका अधिकतर भाग तो उधार के द्वारा लिया जाता है या उधार के द्वारा लेकर अपन लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से 24% है वो उधार से है। जो कुल बजट का 100% है, कुल बजट का जो 100% है उसका 24% भाग तो उधारी से आया है, ये उधार से आया है। दूसरा, सेकेंड नंबर पे कौन आता है, 24% के बाद में आता है भाई अपना कौन,
इनकम टैक्स 21% जो भाग है बजट का वो आता है आयकर से, इनकम टैक्स से, आयकर से आता है। उसके पश्चात जो तीसरा भाग है जो गवर्नमेंट के पास बजट के अंदर आता है वो आता है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। जो अपना निगम कर होता है या कॉर्पोरेट टैक्स होता है, उस निगम कर का जो अपना कुल बजट का 100% में से कितना परसेंट आता है 18, आयकर का आता है 21% और उधार अपन लोग कितना लेकर आते हैं बजट का 24%। जो टोटल बजट है उसमें पहले नंबर पे उधारी है जो 24% लेकर आते हैं बजट का। बजट का अपन लोग 21% आता है इनकम टैक्स या आयकर के द्वारा, कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर के द्वारा बजट का 18% कलेक्शन होता है। उसके पश्चात 5वें नंबर की बात करूं तो 5वें नंबर पे आता है जीएसटी और अदर टैक्स। जो अपना जीएसटी और अदर प्रकार के जो टैक्सेशन होते हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट को जो कलेक्शन होता है 15% का। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो अपना मुख्यतः जो टैक्स के अलावा, जो कर के अलावा जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को प्राप्तियां होती है टैक्स के अलावा, वो कितने परसेंट होती है कुल जीडीपी का 10% या कुल बजट का 10%। उसके पश्चात चर्चा करें तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो अपनी सीमा शुल्क होती, जो उत्पाद शुल्क है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है अपना, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, वो कुल बजट का कितना कलेक्शन रहता है 6%। जो 100% बजट है उसका 6% आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। और जो कस्टम्स है, जो सीमा शुल्क है, उसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को कुल बजट का 4% कलेक्शन होता है। उसके पश्चात अगर लास्ट देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट को जो नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट है, जो गैर ऋण प्राप्तियां हैं, गवर्नमेंट को गैर ऋण प्राप्तियां जो होती हैं, गैर ऋण प्राप्तियां, जिसकी अगर मैं बात करूं गैर ऋण प्राप्तियां कौन सी, जो ब्याज दर के अलावा जो अपने पास प्राप्ति होती है गैर ऋण प्राप्तियां, उस गैर ऋण प्राप्तियों का अपने पास टोटल जो कलेक्शन होता है वो होता है लगभग कुल जीडीपी का या कुल बजट का 2.2%। तो इनके अंदर मुख्यतः अगर 4 देखे जाएं तो गवर्नमेंट जो टोटल 100% बजट इन्वेस्ट करती है उसका 24% तो उधारी से आता है। 24% के बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है वो इनकम टैक्स आयकर से 21% कलेक्शन होता है बजट का। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो अपना 18% कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर से कलेक्शन होता है। चौथे नंबर पे जीएसटी, जो अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स और अदर प्रकार के जो टैक्सेशन है उसके द्वारा अपने को जो कलेक्शन होता है लगभग 15% का। यहां से जो अपना बजट का 100% जो 53.4 लाख करोड़ है वो कलेक्शन होता है। बाकी अपन लोग बजट इन्वेस्ट कहां करते हैं, खर्चा कहां कहां होता है, उनके संदर्भ में चर्चा करें तो रुपया जाता कहां पर, इसके बारे में देखेंगे। रुपया जाता, ये तो अपने का जो बजट है टोटल 100% जो आया है उसका लेखा जोखा है। ये बजट खर्च कहां करेंगे, पहली बात बजट आया 100% और उसका खर्चे की बात करें तो सर्वाधिक जो अपन लोग खर्चा करते हैं उसमें पहले नंबर पे आता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। जो अपना स्टेट, जो अपना जो राज्य है, जो अपन लोग टोटल टैक्स का कलेक्शन करते हैं, जो कुल जो अपना कर का कलेक्शन करते हैं उनमें से 22% तो राज्यों को दोबारा उनका बांटने में, जितना भी टैक्स कलेक्शन करते हैं गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केंद्र को सौंप देती है कलेक्शन करके। उसके पश्चात उस कलेक्शन जो टैक्स है उसका 22% राज्यों को दोबारा बांट दिया जाता है, पुणे उनके अंदर बांट दिया जाता है। तो सर्वाधिक 22% तो किसमें चला जाता है, राज्यों को उनका कर वापस वितरित करने में बांट दिया जाता है, अंतरण करने में दे दिया जाता है, शेयर जो टैक्स है उसको बांटने में। सेकेंड नंबर पे अपना आता है इंटरेस्ट पेमेंट। अपन ने जो उधारी ली है, कुल बजट की अपन ने 24% जो बजट लेकर आए वो उधारी से लेकर आए हैं और उसका अधिकतर कितना, कुल बजट का 20% तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। जो मूलधन है अपना, जो प्रिंसिपल है वो आज तक तो अपन ने दिया ही नहीं होगा, और उसके अलावा जो अधिकतर बजट है उसका अपन लोग इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन लोगों का जो कुल बजट है उसका 20% तो किसमें चला जाता है, भाई जो अपन ने उधारी ली है उसका ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेइंग में 20% चला जाता है। प्रथम है जो राज्यों को कर का वितरण के अंदर कितना परसेंट, 22%, और इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर 20% खर्च होता है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है उन पे कितना खर्च होता है, केंद्र सरकार की जो योजना है उन पे खर्च होता है कितना परसेंट, 17%। और केंद्र की जो अलग से बात करूं प्रायोजित स्कीम है, जो जिसको अपन लोग बोलता है सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनके ऊपर कितना खर्च होता है, 8%। जो केंद्र की योजनाएं डेवलपमेंट है, जो योजनाएं नहीं लेकर आती उन पे कितना खर्च होता है, जो नई योजनाओं पे 17%, और जो पहले से चल रही है उन स्पॉन्सर्ड जो सेंट्रली योजनाएं हैं उन स्कीम पे कितना खर्च होता है, 8%। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अदर एक्सपेंडिचर, अपना अन्य व्यय कितना है, अन्य व्यय कितना रहता है इंडियन गवर्नमेंट का, प्रत्येक वर्ष कुल बजट का
7% अन्य व्यय पे जाता है। और जो अपनी बात करें फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर रहता है, जो अपना वित्तीय जो अपना आयोग है और अदर जो अपन लोग ट्रांसफर करते हैं जो उस हो जाता है 7%। जो वित्त आयोग देख लो या आप लोग अदर प्रकार की जो ट्रांसफर करते हैं उनके अंदर कुल बजट का 7% खर्च होता है भाई। उसके अलावा अगर अपन लोग बात करें डिफेंस रक्षा के अंदर कुल बजट का कितना परसेंट खर्च होता है 11%। और अपन लोग जो मेजर सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, उस मेजर सब्सिडीज पे कितना खर्च होता है कुल बजट का 6%। और सबसे कम जो अपन लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें आता है क्या आता है भाई आपकी सिविल पेंशन, जो अपनी पेंशन है गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है उस पे कुल बजट का 2% खर्च होता है। तो रुपया आया कहां से गया कहां पर, जो रुपया खर्च हुआ बजट का उसमें पहले नंबर पे आता है अपना जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन का कलेक्शन किया है उसका वितरण या अंतरण जब राज्यों को करती है तो अधिकतर तो शेयर है वो राज्यों को कुल बजट का 22% जो अपना कर है उसका कलेक्शन का जब दोबारा वितरण किया जाता है उसमें चला जाता है। सेकंड नंबर पे अगर अपन लोग देखा जाए तो जो अपन लोगों ने उधारी ली है उसको ब्याज चुकाने में 20% कुल बजट का खर्च हो जाता है। तीसरे नंबर पे बात करें तो जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, जो सेंटर की योजनाएं हैं उनके ऊपर 17% खर्च होता है। और जो अपना डिफेंस रक्षा उस पर कुल बजट का कितना परसेंट खर्च होता है 11%। उसके पश्चात अगर अपन लोग आगे चर्चा करें तो अपनी जो सेंट्रल की जो प्रायोजित स्कीम है जो पहले से चली आ रही उनके ऊपर जो अपन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करते हैं 8% का। और उसके अलावा अपन लोग आगे देखें तो अपना जो 7% है वो फाइनेंस कमीशन जो फाइनेंस वित्त आयोग है या अदर ट्रांसफर पे 7%। और जो अपने अन्य खर्चे उन पे भी कितना परसेंट जाता है कुल बजट का 7%। और उसके आगे चर्चा करें तो जो अपनी मेजर सब्सिडी है गवर्नमेंट की, जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है उन सब्सिडीज पे कुल बजट का 6% खर्च होता है। जो सिविल पेंशन है, जो पेंशन स्कीम है, जो लोगों को पेंशन दी जाती है उनकी जॉब करने के पश्चात जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है उनको पेंशन पे कितना खर्च होता है कुल बजट का 2% खर्च होता है। तो ये टोटल लेखा जो है रुपया आया कहां से, रुपये को जो टोटल बजट आया है उसका खर्चा कहां पे हुआ। कुल बजट 100% है उसका आया कहां से ये उसका कलेक्शन रहा और कुल बजट का 100% गया कहां उसका कलेक्शन ये रहा। उसके बाद अपन लोग चर्चा करते हैं लास्ट पेज पे इस आज के बजट की। जो लास्ट पेज है उससे पहले अपन लोग थोड़ी सी प्राप्तियों की चर्चा कर लेते हैं। जो अपने को जो बजट आया है उस बजट की अपने को प्राप्तियां कहां से हुई है, कलेक्शन कहां से हुआ है। जो अपना पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जो पूंजीगत प्राप्तियां जो कैपिटल जो अपने कैपिटल लिए है, जो कैपिटल गेन किया है, पूंजीगत प्राप्तियां की है अपन लोग, वो अपना कहां से हुआ है। जो पूंजीगत रेवेन्यू है अपना पूंजी जो कैपिटल रेवेन्यू है वो हुआ है टोटल 2026-27 में कितना 18.1 लाख करोड़ है। उसके अलावा जो अपना राजस्व है, जो रेवेन्यू है, अपना रेवेन्यू कलेक्शन है, जो कैपिटल कलेक्शन है वो तो है अपना 18.1 लाख करोड़। और जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन है वो 2026-27 का कितना है 35.3 लाख करोड़। ये तो अपन ने क्या किया है अनुमान किया है कि भाई 2026-27 में 35.3 लाख करोड़ है और ये भी अपना क्या है 18.1 लाख करोड़। जबकि 2025-26 का अपना जो कैपिटल कलेक्शन था वो कितना था पूंजीगत 16.2 लाख करोड़। और जबकि 2025-26 का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो कितना था 33.4 लाख करोड़। तो इस बार जो बजट खर्च हो रहा है वो हो रहा है 2026-27 का जो कैपिटल कलेक्शन है और जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन है उन दोनों को अगर आप ऐड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 18.1 और उसमें अगर आप लोग 35.3 जोड़ोगे तो लगभग 53.4 लाख करोड़ इस बार जो बजट में इन्वेस्ट हो रहा है। अपना जो कुल बजट है वो है 53.4 लाख करोड़ का। उसके पश्चात जो ये अपना बजट है कुल, चाहे कैपिटल कलेक्शन देख लो चाहे आप लोग रेवेन्यू कलेक्शन देख लो, उसका अधिकतर बजट खर्च कहां पर होगा, उसका वे कहां पर होगा, उसका लेखा जोखा देखे तो जो अपना बजट है उसका 17.1 लाख करोड़ तो खर्च होगा प्रभावी पूंजीगत वे पे। जो अपना प्रभावी पूंजीगत वे है, जो कैपिटल जो अपना एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा अपना 17.1 लाख करोड़। और अपना जो राजस्व वे है, अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो होगा 41.3 लाख करोड़। तो अगर अपन लोग इसको देखा जाए तो कुल लगभग जो अपना एक्सपेंडिचर है वो अगर जोड़ा जाए तो वो लगभग एक्सपेंडिचर होगा 58.4 लाख करोड़। 2026-27 का जो अपना एक्सपेंडिचर है कुल वे है वो होगा 58.4 लाख करोड़। जबकि अपना जो कलेक्शन हुआ है कुल, चाहे कैपिटल कलेक्शन देख लो चाहे रेवेन्यू कलेक्शन, वो है 53.4 लाख करोड़। तो लगभग अगर अपने माना है कुल जो जीडीपी है उसका अपन लोग फिजिकल डेफिसिट रहने का अनुमान रखा है 2026-27 का 4.3 और उसको वैसे देखा जाए तो लगभग 53.4 लाख करोड़ से जो 58.4 लाख से 53.4 लाख घटाए तो लगभग 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ से ज्यादा इस बार का क्या रहने का अनुमान है
फिस्कल डेफिसिट जो अपना राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, क्योंकि अपने पास जो कैपिटल जो कलेक्शन है टोटल वो है 53.4 लाख करोड़ और अपना जो एक्सपेंडिचर है वो 2026-27 का कितना है 58.4 लाख करोड़। उसके पश्चात आप लोग आगे देखते हैं लास्ट पेज के बारे में आज के बजट के, और लास्ट पेज से पहले अपन लोग मजबूत जो आर्थिक विकास है आधार है उसके बारे में और देख लेते हैं। जो अपना इसमें अपन लोग समझेंगे भाई अपना जो कलेक्शन होता है वो किस प्रकार से है। जो अपना केंद्र की निवल प्राप्ति है, जो कुल प्राप्ति है, उनके अंदर जो अपना सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू है, जो अपना केंद्र का कुल रेवेन्यू है, जो टैक्सेशन का जो रेवेन्यू है वो कितना है भाई। रेवेन्यू की बात करूं तो वो है 28.7 लाख करोड़। कितना है 28.7 लाख करोड़। और उसके पश्चात जो अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कितना है 1.2 लाख करोड़। और अपना जो इस साल 2026-27 का जो नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट है जिसको आरएचएस बोलते हैं, जो गैर ऋण संबंधी जो अपनी प्राप्ति है वो कितना है 6.7 लाख रहने का 7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। तो अपना 28.7 लाख करोड़ है वो क्या अपना सेंटर जो नेट टैक्स जो अपना रेवेन्यू है, जो अपना कुल टैक्स का रेवेन्यू प्राप्ति है वो कितनी है 28.7 लाख करोड़। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना 1.2 लाख करोड़। और उसी के साथ जो अपना नॉन डेबिट कैपिटल जो अपना रिसिप्ट है जिसको अपन लोग गैर ऋण प्राप्तियां बोलते हैं वो कितना रहने का अनुमान है 6.7 लाख करोड़। उसके पश्चात राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अपन लोग जो कुल अंतरण करेंगे या जो कुल बजट बांटेंगे, कुल बजट का वो कितना करेंगे 2026-27 का है 26.2 लाख करोड़ और 2025-26 का कितना था 23.4 लाख करोड़। क्योंकि अपन ने बोला है कि जो कुल बजट है अपना 53.4 लाख करोड़, उसका 41% किसको अंतरण किया जाएगा, वितरण किया जाएगा उसका राज्यों को। तो उसको देखा जाए तो इस बार का 26.2 लाख करोड़ का जो बजट है वो अंतरण किसको किया जाएगा राज्यों को। क्योंकि इस बार अपन ने पढ़ा है कुल एक्सपेंडिचर अपना कितना होने वाला है लगभग 58.4 लाख करोड़ होने वाला है। उसके अनुसार जो राज्यों को इसका अंतरण है वो कितना किया जाएगा 26.2 लाख करोड़ और 2025-26 में कितना था 23.4 लाख करोड़। आया आपके समझ में। उसके पश्चात अपन लोग चर्चा करते हैं लास्ट पेज जिसके अंदर इस बार 2026 के बजट में कहां कितना कितना बजट में खर्चा होगा उसके बारे में देखिए। देखना भाई 2026 का बजट है उसमें सर्वाधिक जो बजट खर्च हुआ परिवहन पे कितना होगा। परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पे कुल बजट का 5,98,520 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा कुल बजट का। सेकंड नंबर जो बजट में आएगा वो रक्षा का, थर्ड रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ गृह कार्य और फिफ्थ एग्रीकल्चर। जो मैनुअली अपने जो 5 पहलू जो सबसे पहले रखते हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा खर्चा होगा वो पहले नंबर पे परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे ज्यादा अपना इस बार के बजट का खर्चा होगा। दूसरे नंबर पे अपना डिफेंस आएगा। तीसरे नंबर पे अपना रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास आएगा। चौथे पे गृह कार्य आएगा जो अपने होमवर्क है जो अपने मुख्यतः अपना भारत के जो गृह कार्य में क्षेत्र में खर्च होंगे वो है कितना भाई आपके 2,55,234 लाख करोड़ आएगा। और कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप एक्टिविटीज है उन पे जो खर्चा होगा वो कुल बजट का 1,62,671 लाख करोड़ रुपए होगा। कुल बजट का जो 1,62,671 करोड़ रुपए होगा। उसके अलावा परिवहन पे होगा 5,98,520 करोड़ रुपए। इस प्रकार ये 5 वो अपने पहले बिंदु है जिन पे सर्वाधिक जो बजट का खर्चा होगा। पहला परिवहन, दूसरा रक्षा। जो कुल बजट है इस साल का उस कुल बजट 53.4 लाख करोड़ है, उसका सर्वाधिक जो खर्चा होगा 53.4 लाख करोड़ इस बार 2026-27 का कुल बजट है। उसके ऊपर जो कुल बजट का सबसे ज्यादा खर्च होगा वो परिवहन पे होगा, दूसरे नंबर पे रक्षा पे होगा, तीसरे नंबर पे रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास, चौथा गृह कार्य पे और पांचवा कृषि और इससे संबंधित जो एक्टिविटीज है उन पे खर्च होगा। जो एजुकेशन है, एजुकेशन पे इस साल जो बजट खर्च होगा पिछली बार से अच्छा बजट है 1,39,289 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जो आपके स्वास्थ्य है जो हेल्थ है उस पे 1 लाख जो अपना क्या है 1,04,599 करोड़ खर्च होंगे। और जो इस बार अपन लोग बात करें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं उनके ऊपर कुल बजट का 6,08,012 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो कुल अपना बजट है। तो इस बार का ये कुल बजट है जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। जो आपके सामने दिख रहे हैं वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिनके अंदर बजट का सर्वाधिक खर्च होगा। पहले नंबर पे परिवहन आता है, दूसरे पे रक्षा, तीसरे पे ग्रामीण विकास, चौथे पे गृह कार्य और पांचवे पे कृषि। स्वास्थ्य पे खर्च होगा जो अपने लगभग 1,04,000 करोड़ के समथिंग। और जो अपना आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो दूरसंचार है उस पे 74,500 करोड़ का बजट इन्वेस्टमेंट होगा। और अपना जो वैज्ञानिक विभाग है, रिसर्च है, उस पे इस बार 55,500 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा, 55,756 करोड़ का। उसके पश्चात अगर मैं वापस जाऊं अपने
इन क्वेश्चनों पे बजट वाले के। तो अपन लोग लास्ट में एक क्वेश्चन बचे हुए आपके लिए, कुछ उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो 2026 का जो बजट है, ये 2026 का बजट है, ये निर्मला जो सीतारमण जी है, जो अपनी वित्त मंत्री है, उन्होंने नोवा बजट पेश किए। जो 2026 का बजट है, ये निर्मला सीतारमण जी का कौन सा बजट है? लगातार नोवा बजट है। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है तो वह निर्मला सीतारमण जी। उसके पश्चात बजट तैयार करने में जो मुख्य भूमिका रहती है वो रहती है केंद्रीय मंत्रालय की, वित्त सचिव, कैबिनेट जो कैबिनेट सेक्रेटरीट की, राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरीट की, मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए जिसको हम लोग बोला जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोलते हैं जिसको, जो अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, जिनको अनंत नागेश्वरन जी हैं वर्तमान में सीईए, जो अपने जो अनंत नागेश्वरन जी हैं वो वर्तमान में अपने सीए हैं, जिनको चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर बोला जाता है या मुख्य आर्थिक सलाहकार, और अपने टैक्स रिसर्च यूनिट है टीआरयू। इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट तैयार किया जाता है, जो अपने सामने 1 फरवरी 2026 को अपनी वर्तमान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। मुख्य बात, निर्मला सीतारमण जी 9 बार बजट पेश करने वाले प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। फिर आता है ये 3 क्वेश्चन आपके सामने। बजट 3 प्रकार के होते, संतुलित बजट, घाटे का बजट और अधिशेष बजट। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो अपना बजट था पहले चर्चा की थी कि भाई भारत में सर्वाधिक घाटे का बजट था वो कौन सा देखा गया था, जब आप लोग देखते हो कि इंडियन गवर्नमेंट है उसके अंदर जो 1900 जो अपना समय था बजट का, उस बजट के अंदर अपना जो देखते हैं कि भाई 1973-74 का जो बजट था वो भारत का सर्वाधिक घाटे का बजट देखा जाता है। इस बजट के अंदर क्या हुआ था, लगभग 550 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया था। तो ये किस प्रकार का बजट था? घाटे का बजट। अपन लोग अगर इसमें आगे देखना चाहे तो अपन लोग चर्चा करते हैं भाई, जो अपना अभी जो बात कर रहा हूं बजट है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। संतुलित बजट, फिर है घाटे का, और फिर कौन सा है? अधिशेष बजट, बैलेंस बजट, डिफिसिट बजट और सरप्लस बजट। पहली बात करें अपन लोग संतुलित बजट, वह बजट जिसके अंदर अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन और अपना एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो, अपना व्यय प्लस अपनी प्राप्तियां दोनों बराबर हो, तो उसको बोला जाता है बैलेंस बजट। इसके अंदर अपने किसी प्रकार का घाटा नहीं होता, किसी प्रकार का फायदा नहीं होता। इसमें अपना जो रेवेन्यू हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, प्राप्तियां हो रही है, और अपना जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो दोनों बराबर होती है। फिर होता है घाटे का बजट। ये वो बजट होता है जिसके अंदर अपना रेवेन्यू कलेक्शन तो रह गया कम, जबकि अपने जो एक्सपेंडिचर है वो अपना जो वे है वो क्या हो गया? ज्यादा। जिस बजट के अंदर अपना रेवेन्यू कलेक्शन तो हो कम, जबकि एक्सपेंडिचर वे अपने खर्चा ज्यादा कर दिया, उसको कौन सा बजट कहते हैं? घाटे का बजट। और तीसरा आता है अधिशेष बजट। यह वो बजट होता है जिस बजट के अंदर अपना रेवेन्यू कलेक्शन क्या है, जो अपना प्राप्त जो पूंजीगत जो अपनी प्राप्तियां हैं, जो अपना राजस्व प्राप्तियां हैं या अपनी जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जो कैपिटल कलेक्शन बोल दो, रेवेन्यू कलेक्शन हो, वो तो हो अपना ज्यादा, जबकि एक्सपेंडिचर खर्चे की बात करें, चाहे अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हो कम। मतलब सीधा सा है, जिस बजट के अंदर कलेक्शन ज्यादा हो और खर्च कम हो उसको अधिशेष बजट कहते हैं। जिस बजट के अंदर कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जबकि अपना एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा हो, उसको कहते हैं घाटे का बजट। जबकि संतुलित बजट किसे कहते हैं? वह बजट जिसके अंदर अपना कलेक्शन, अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जबकि अपना एक्सपेंडिचर है वो दोनों इक्वल हो, खर्चा और अपनी प्राप्ति है वो दोनों इक्वल हो, तो उसको कहा जाता है संतुलित बजट। और इसी के साथ आज की इस बजट की क्लास को मैं यही एंड करता हूं, और जय हिंद, जय भारत।